बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को आपका हिंदी का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। तो आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों। वैसे तो आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ऑलरेडी मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके समझा दिए थे, लेकिन आप सभी बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कमेंट्स आ रहे थे, इवन इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर जी कल के पेपर के लिए ना आप एक और सैंपल पेपर ला दीजिए ताकि हमारी तैयारी और अच्छी हो जाए। ठीक है, और आप डिमांड करें हम सैंपल पेपर की वीडियो ना लाएं, ऐसा हो सकता है? तो आपकी डिमांड पर ही बेस्ड है हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हम अपने तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को विद सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी सैंपल पेपर की कोई वीडियो मिस हो गई है या फिर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन में आपको एक प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी हिंदी की। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, आप सभी बच्चों को आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है। ठीक है, उसका लिंक भी आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, तो जाके जरूर से देख लेना। ओके बच्चों, चलिए पेपर के पैटर्न के एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 9th में चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या फिर इवनिंग शिफ्ट के, आपका जो पेपर है ये 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर आपके दो खंड होने वाले हैं, पहला होगा खंड आ और दूसरा बा। खंड आ जो रहेगा सबसे पहला, ये होगा वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय वाला, जिसे हम एमसीक्यू बेस्ड सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, खंड बा के अंदर आपके वास्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जिसमें लघु कथा लेखन हो गया, ईमेल लेखन हो गया, ठीक है, और आपका संवाद लेखन हो गया, पत्र हो गए किसी अधिकारी को और किसी अपने मित्र को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया, वो खंड बा में आते हैं। ठीक है, दोनों खंडों को मिलाकर प्रश्नों की संख्या होगी टोटल 17। अब ध्यान से देखो, खंड आ के अंदर आपके 10 प्रश्न होंगे। इन 10 प्रश्नों में उप प्रश्नों की संख्या होगी 44 और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 40 उप प्रश्नों का उत्तर देना है। बेसिकली आपके 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे। पहला होगा आपका उपसर्ग प्रत्यय का, ठीक है, दूसरा आपका समास का, तीसरा अलंकार का, और चौथा जो है आर्थिक दृष्टि से वाक्य वेग। इनमें बेसिकली क्या होगा कि 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। इसीलिए बोला गया कि 44 में से आपको 40 के आंसर देने। ठीक है, तो अभी हमारी ये जो वीडियो है ना, इसमें हम खंड आ को समझेंगे। फिर खंड बा जो आपका रह जाएगा, जिसमें 7 आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि अभी आपको मैं बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और व्याकरण का, इससे आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पार्ट 2 का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, जिसे हिंदी में हम खंड कहते हैं, तो खंड नंबर आज जो है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वास्तुपरक वाला, वो यहाँ से शुरू हो जाता है। अब एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, ये होगा एक गद्यांश पर आधारित, जिससे हमसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है, ये रहेगा बच्चों काव्यांश पर आधारित, और इससे संबंधित हमसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित, और इसमें जो है ना हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 3 उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित रहेगा। तो उपसर्ग प्रत्यय कैसे आपको करना है, कैसे छांटना है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आपको समास से संबंधित एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, समास कैसे छांटने हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद क्या होते हैं और उनको कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसके अलावा अलंकार, ये भी आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिर आपकी किताब वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर से संबंधित आपसे एमसीक्यू हो गए, ठीक है, आपकी कविताओं से संबंधित एमसीक्यू हो गए, तो इन सभी आपको मैं समझाऊंगा। इतना ही नहीं बच्चों, इस सैंपल पेपर नंबर 3 के अलावा पहला पेपर और दूसरा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मैंने करवा रखा है ना, आपको मैं उसके भी क्वेश्चंस करवाऊंगा अच्छे तरीके से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान से सुनो,
चाहे आप मॉर्निंग में हो या फिर इवनिंग में, आपकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको जो पेपर है ना वो 15 मिनट पहले मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इन्हीं 15 मिनट का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन 1 और 2 इसको पढ़ना है, और जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उन्हें अंडरलाइन कर लो। आई विल श्योर यू 5 में से आपके 4 एमसीक्यू का आंसर इसी अंडरलाइन सेंटेंस में मिल जाएंगे। आपको विद लाइव यहाँ पे प्रूफ में करके दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं इस पैसेज को। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, शुरुआत होगी इस तरीके से, शिक्षा जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आवश्यक है। शिक्षा हमें न केवल ज्ञान देती है बल्कि शिक्षा हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकता है और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आज के युग में शिक्षा का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, यह सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता जो है उसको विकसित करने का माध्यम है। तकनीकी विकास के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल साधनों ने सीखने के अनुभव और इसको समृद्ध बना दिया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोगों को शिक्षा का समान अवसर मिले ताकि हम एक सशक्त और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें। तो शिक्षा के इंपॉर्टेंस के बारे में ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, 150 से 200 शब्दों में होगा या फिर 100 से 150 में। अब आओ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है एजुकेशन का, ये क्या होता है बच्चों? केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, केवल खेल सिखाना नहीं, केवल नौकरी प्रदान करना नहीं, बल्कि ज्ञान और क्षमता को विकसित करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों। ठीक है, आप भी आंसर करो अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश में शिक्षा को किस प्रकार के वर्णित किया गया है? तो गद्यांश में क्या बताया गया? शिक्षा को समस्याओं का समाधान करने का माध्यम है शिक्षा। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहां पे देखो, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करने का माध्यम है शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे किस उद्देश्य को बताया गया बच्चों? शिक्षा के महत्व को। ठीक है, जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है वो इस पैसेज में बताई गई है। ठीक है, क्वेश्चन 4, शिक्षा किसे सशक्त बनाती है? यानी कि शिक्षा जो किसे मजबूत बनाती है? तो ये शिक्षकों को मजबूत बनाती है, छात्रों को मजबूत बनाती है और समाज को भी। यानी कि घा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो जीवन में खेल नहीं, शिक्षा और तकनीकी विकास नहीं, शिक्षित समाज नहीं, बल्कि शिक्षा की इंपॉर्टेंस, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, शिक्षा का महत्व, ये इसका शीर्षक निकलेगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था गद्यांश वाला ये हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की जो कि है आपका काव्यांश। ठीक है, तो काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर इससे संबंधित एमसीक्यू का आंसर देखें। देखो क्या लिखा हुआ है, सूरज की किरणें बिखर गई, सारे जग को रोशन किया, हरियाली में जीवन बसा है, प्रकृति ने दिल को छुआ, चिड़ियों का गीत गूंजे, फूलों की खुशबू फैलाए, मन में उमंग, आंखों में चमक, सपने नए हर दिन लाए, हर सुबह नई उम्मीदें, हर शाम सुख का एहसास, जीवन के इस सुंदर सफर में हर पल है एक खास। तो जीवन की जो सुंदरता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो आओ बच्चों क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि पहला वाला, इस कविता में सूरज की किरणों की क्या इंपॉर्टेंस है? तो सूरज की किरणों को क्या बताया गया यहाँ पे? जीवन को रोशन करने वाला, यानी कि गा वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्या बताया गया है? जीवन को रोशन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, चिड़ियों का गीत गूंजे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो चिड़ियों का गीत गूंजे, देखो क्या कहा गया है, चिड़ियों का गीत गूंजे, यानी कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? मानवीकरण अलंकार। तीसरा, कविता में हरियाली का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ठीक है, तो अभी ये जो हमने कविता पढ़ी इसमें एक शब्द है बच्चों हरियाली। हरियाली में जीवन बसा, हरियाली का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से सुंदर जीवन, है ना। तो हरियाली का मतलब क्या है? हरियाली का मतलब यहाँ पे जीवन को बताया गया है।
ठीक है। इस कविता का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है प्रकृति का सौंदर्य। क्या है? प्रकृति का सौंदर्य। आखिरी क्वेश्चन, इस कविता का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो आपके हिसाब से सुबह की रोशनी? नहीं। प्रकृति की गूंज? नहीं। चिड़ियों की कहानी? नहीं, बल्कि जीवन का सफर इसका उचित शीर्षक हो सकता है बच्चों। ठीक है, गा वाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो गद्यांश वाला था यानी कि काव्यांश वाला ये पूरा हो गया। ओके, अब हम जो है ना अपने व्याकरण वाले को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 और 6 ये होंगे व्यावहारिक व्याकरण से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्देश अनुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लो उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग बेसिकली वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है, उपदेश शब्द का उपसर्ग क्या है? ठीक है, अब जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो देश जो है बच्चों ये है हमारा मूल शब्द, और उपसर्ग पहले लगते हैं, यानी कि इसमें पहले वाला जो शब्द होगा उप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। तो गा जो है ना ये उपसर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आलोकित शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो पहले तो आपको आलोकित शब्द में मूल शब्द निकालना होगा। तो उसमें मूल शब्द क्या है बच्चों? आलोक। क्या है? आलोक। अब इसी में ये तो मूल शब्द हो गया, अब प्रत्यय आखिरी में लगते हैं, तो इसी में जब हम इत जोड़ेंगे, ठीक है, जब हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये आलोकित बन जाएगा, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा निकल कर आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से उपसर्ग के लिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि परिकल्पना में उपसर्ग क्या है? तो इसमें देखो, जो कल्पना शब्द है बच्चों ये तो हमारा मूल शब्द है ना, लेकिन जो परि शब्द है ये हमारा उपसर्ग है ना, तो ऑप्शन नंबर खा वाला सही हो जाएगा। अब गा देखो, आशावादी में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो बच्चों आशावादी में जो हमारा मूल शब्द है ये तो है आशा, लेकिन प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय होगा वादी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? घा वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अधिकार में उपसर्ग क्या है? तो अधिकार में अगर आप देखेंगे तो जो अधि है, अधि ये एक तरीके का उपसर्ग है और मूल शब्द है हमारा कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना गा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपके उपसर्ग प्रत्यय वाले ये क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में और भी करवा रखे थे, जैसे कि आपको मैं बताऊं, जैसे अनपढ़ शब्द है तो इसमें उपसर्ग क्या है बच्चों? इसमें होगा अन, क्योंकि पढ़ना हमारा मूल शब्द है, तो अन आपका उपसर्ग हो गया। उसके बाद मधुरता में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें मधुर जो है ये हमारा मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही प्रतिदिन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो दिन हमारा एक जो है मूल शब्द है और प्रति हमारा उपसर्ग है ना। साहसिक में प्रत्यय कौन सा है? तो साहसिक में साहस ये हमारा मूल शब्द है और जो एक है बच्चों ये वाला ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद निष्कलंक में जो नी है ये हमारा उपसर्ग है और कलंक मूल शब्द हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। अब इसमें से आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे क्वेश्चन बताना बच्चों कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 बताओ कि इत प्रत्यय वाला शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, एकदम सही आंसर बताओ कि इनमें से इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। फटाफट से आंसर के बच्चों, जो भी बच्चा राइट आंसर करेगा उस बच्चे के कमेंट को मैं हार्ट दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही बोला या गलत बोला है। ठीक है, तो इत प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? मैंने आपको पहले पेपर में करवाया हुआ है, बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है कि निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो 5 में से किन्हीं 4 के आंसर करने हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कमल के समान नयन अर्थात कमल नयन, तो ये किस समास का उदाहरण है? तो देखो जब भी बात की जाती है के समान के जैसा, ठीक है, तो यहाँ पे कमल के समान नयन यानी कि कमल नयन, तो यहाँ पे कौन सा समास आएगा बच्चों? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, का वाला आपका राइट हो जाएगा, मतलब गा जो है आपका ये वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अन्न जल में कौन सा समास है?
तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब दो शब्दों के बीच में इस तरीके का शब्द आ जाए या फिर वहां पे और लिखा हुआ हो और दो शब्द हो, एग्जाम्पल के लिए राम और श्याम, ठीक है, इस तरीके से राम श्याम, ठीक है, या फिर सीताराम, ठीक है, या फिर मोहन और मोहिनी, इस तरीके से। तो अगर ऐसे शब्द लिखे हो और बीच में ये हो या फिर इस शब्द की जगह या फिर ये जो चिन्ह है ना, इसकी जगह और लिखा हुआ हो तो समझ जाना वहां पे है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास को पहचान जाओगे ना अच्छे तरीके से, जब ऐसा साइन हो या बीच में और लिखा हुआ हो तो समझ जाओ द्वंद्व समास है। ओके, चलो अब है यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर, इसमें किस तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है? तो बच्चों तत्पुरुष समास 6-7 प्रकार के होते हैं, इसमें से जो रसोई घर है यानी कि रसोई के लिए घर, तो इसमें तत्पुरुष का कौन सा समास उपयोग किया गया है? करण, संप्रदान, संपद या फिर अपादान? तो कौन सा है बच्चों यहाँ पे? यहाँ पे है हमारा संप्रदान। कौन सा है? संप्रदान, यानी कि खा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें समास की परिभाषा दी गई है, उसके आधार पे हमें पहचान करनी है। देखो बच्चों, विशेषण और विशेष्य का संबंध है, अर्थात इसमें जो पहला पद है वो तो विशेषण होता है, ठीक है, और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे कि नीलाकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो इसमें क्या है? पहला जो है ये विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। कंठ, नीला क्या है? विशेषण है, और कंठ क्या है? विशेष है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? कर्मधारय समास। क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान श्री गणेश जी, ठीक है, लंबा है जिसका उदर यानी कि पेट, अर्थात गणेश जी। तो यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो ये समास विग्रह किस तरीके का उदाहरण है बच्चों? बहुव्रीहि समास का। किसका? बहुव्रीहि समास का, ठीक है। और समास के संबंध में और भी क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको करवा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये वाला क्वेश्चन है, चंद्र जैसा मुख अर्थात चंद्रमुख, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। पाप और पुण्य, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मन चाहा अर्थात मन से चाहा, इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा उपयोग है? करण तत्पुरुष है, ठीक है। समास की परिभाषा अगर दी जाए तो पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें एक विशेष संबंध होता है, जैसे कि संबंध, करण, अपादान, अधिकरण, तो यह तत्पुरुष समास होता है। श्वेत है जिसका अंबर यानी कि वस्त्र अर्थात माता सरस्वती, ये समास विग्रह किसका उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का। ऐसे ही आपको मैंने जो हमारा सबसे पहला पेपर है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करवाए थे समास के, जैसे कि मानहीन शब्द में बेसिकली कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में पीताम्बर शब्द का सही विग्रह क्या होगा? इस तरीके से चारों पायों का समाहार, ठीक है, चार पाई हो गया। द्वंद्व समास में सही गलत हो गया, दशयानन यानी कि बहुव्रीहि हो गया। तो ऐसे करके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आरथी की दृष्टि से वाक्य भेद को बताया गया है, ठीक है। तो आओ बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, आरथी की दृष्टि से वाक्य भेद। तो यहाँ पे 5 हैं, 4 के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, आरथी की दृष्टि से वाक्य होगा, यानी कि जो पानी है बच्चों ये हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे एक साधारण वाक्य कहा गया है। अब साधारण वाक्य के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? विधि वाक्य। विधि वाक्य को बेसिकली आप बोल सकते हो विधानवाचक। क्या बोल सकते हो आप? विधानवाचक, ये भी कह सकते हो आप, तो इसको बोलते हैं विधानवाचक। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन सेकंड, प्रश्नवाचक जो वाक्य है इसकी पहचान करो, जैसे कि क्या तुमने होमवर्क पूरा किया? हाथी एक विशाल जानवर है, बारिश के बाद आसमान साफ होता है, मिठाई का स्वाद मीठा है। तो इन सभी में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है? तो प्रश्न किसमें है? क्या तुमने होमवर्क पूरा किया? क्वेश्चन मार्क। तो यही है आपका प्रश्नवाचक। और याद रखना बच्चों, जब भी पेपर में प्रश्नवाचक वाक्य पूछा जाएगा ना तो उसका आंसर उसी में होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्वेश्चन मार्क होता है। जैसे ये ना क्वेश्चन मार्क, ऐसा ही पेपर में मिलेगा। तो 1 नंबर तो आपका ऐसे पूरा हो गया है ना, प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। में पूछा गया है, अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही
जो बड़ी चीज है उसको बताया जा रहा है, तो यानी कि बहुत ही विस्मयकारी चीजें हैं, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। कौन सा? विस्मयादिबोधक। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के आधार पे अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य का भेद है ये पहचान करना है। सबसे पहले ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रश्न का या फिर जिज्ञासा को व्यक्त किया जाता हो, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें या कोई प्रश्न पूछा जाए या फिर कोई जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा से वो वाक्य बोला जाए, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। 5वां क्वेश्चन, आदेशात्मक वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि जिसमें आदेश दिया जा रहा हो। तो देखो, पेड़ हमें छाया देते हैं, ये विधानवाचक है। मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, ये भी विधानवाचक है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी विधानवाचक है। लेकिन चलो दरवाजा बंद कर दो, ये क्या है? ये है आदेशात्मक। ठीक है। जैसे आपके पापा ने बोला कि चलो दरवाजा बंद कर दो, तो आदेश दिया उन्होंने, है ना? तो गा वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ करवाए थे क्वेश्चन, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, तो ये क्या है? ये एक विधि वाक्य है, यानी कि विधानवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करें तो तुम कहां जा रहे हो, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक। उसके बाद वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ये क्या है बच्चों? विस्मयादिबोधक। ठीक है। उसके बाद परिभाषा दी गई है, वे वाक्य जिनमें किसी तथ्य, घटना या विचार को सामान्य रूप से बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? विधि वाक्य। फिर आदेश वाक्य की पहचान करनी है, तो अपना होमवर्क समय पे पूरा किया करो, ये आदेश है। ठीक है, आदेश वाक्य। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा पहला जो सैंपल पेपर था उसमें भी आपको मैंने कुछ करवा रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछे गए हैं हमसे अलंकार से संबंधित 5 MCQ, जिसमें से 4 के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि इस वाक्य में अलंकार की पहचान करो। तो क्या वाक्य है? नटखट नंद लाल नंद नंदन का नृत्य निराला। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, ठीक है, जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां पे आएगा अनुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल के लिए ना 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 4 बार हो रहा है, ठीक है, और अगर ये 2 बार भी होता तो भी यहां पे अनुप्रास अलंकार ही होता। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानोगे आप? जब किसी वाक्य में एक ही वर्ण का मतलब हो गया कि एक अक्षर यानी कि एक वर्ण केवल ना हो गया यहां पे, जैसे कि, ठीक है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जब 2 या 2 से अधिक हो तब हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस वाक्य में अलंकार की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या है? सारंग ले सारंग चले सारंग पूग्यो आग आए। तो इसमें बेसिकली देखो, शब्द तो हमारे कई हैं लेकिन हर बार उन शब्दों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, हर बार उन शब्दों का मतलब अलग अलग है। सारंग ले सारंग चली सारंग पूग्यो आए, तो यहां पे बेसिकली क्या है? यमक अलंकार है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका मतलब भी अलग हो तो यमक होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इस वाक्य में अलंकार की पहचान करनी है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहां पे कौन सा है बच्चों? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो यहां पे आपका श्लेष अलंकार। ठीक, क्या है? श्लेष अलंकार। अब जैसे कि अभी मैं आपको बता ही रहा था, अभी एक परिभाषा भी देता हूं। परिभाषा के अनुसार अलंकार की पहचान करो, जब एक ही शब्द 2 बार प्रयोग होता है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग हो तब हम बोलते हैं उसको यमक अलंकार। क्या बोलते हैं? यमक अलंकार, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उसके स्पर्श से पत्थर भी सोना बन गया। जैसे आज के टाइम पे प्रेमी क्या बोलते हैं? उसके छूने से ये पत्थर भी सोना बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ा चढ़ा के बातें की जा रही हैं, जैसे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सगरी लंका जल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
अतिशयोक्ति अलंकार, किसी भी बात को अति बोलना, अति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसके अलावा पिछले पेपर में मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के जरिए बहुत समझा रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें क्या होगा, चा चा चा। ठीक है, कितनी बार आ गया, 2 से अधिक बार हो गया, एक ही वर्ण, तो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। प्रैक्टिस करवा रखा हूं वैसे तो ऑलरेडी। अब जैसे है, कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिक है, तो एक कनक का मतलब यहाँ पे दूसरा है और एक कनक का मतलब दूसरा है, तो क्या होगा बच्चों, यमक अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पे होगा श्लेष अलंकार। और इसी के संबंध में एक परिभाषा थी बच्चों कि जब कविता में एक ही ध्वनि या एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग हो तो अनुप्रास अलंकार। अब मैंने जो एग्जांपल आपको बताया था कि हनुमान की पूंछ में आग लग ना पाई, लंका सगरी जल गई, तो यानी कि अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बातों को करना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक को, यानी कि आपकी जो चैप्टर्स हैं, जो पोएम्स हैं, इससे संबंधित एमसीक्यूज। ठीक है, ओके। तो बच्चों पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये बेसिकली पठित गद्यांश, यानी कि आपकी जो क्षितिज बुक है ना, उसके चैप्टर से संबंधित आपको एक यहाँ पे स्टैंजा दे दिया गया है, पैराग्राफ दे दिया गया है, इसी से संबंधित आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको आंसर शीट में लिखना है। 1 नंबर के 5 क्वेश्चन है। ओके, तो आओ बच्चों इसे पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। देखो क्या कहा गया है, दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि वो एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये हीरा और मोती दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर ही नहीं देते थे ऐसा करने का। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर फिर हीरे के मतलब पीछे की तरफ मुड़ा तो हीरे ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा सांड जख्मी होकर भाग गया। उन दोनों मित्रों ने, हीरा और मोती ने, दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब जाके उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया गया है कि 2 बैलों की कथा, ये जो पार्ट है, इसके लेखक कौन है, तो लेखक कौन है बच्चों, प्रेमचंद जी। सेकंड, झूरी के बैलों का क्या नाम है बच्चों, झूरी के बैलों का नाम है हीरा और मोती, यानी कि कावाला। फिर सांड क्या करता चला रहा था, तो सांड ना डोंकता हुआ चला रहा था। कैसे, डोंकता हुआ, ऐसी आवाज को निकालता हुआ चला रहा था। ठीक है, उसके बाद एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने डैश से आकर पेट में सींग भोंक दिया। तो मोती ने कहां से आकर सींग भोंका था बच्चों, ये देखो, मोती ने ये रहा, बगल से आकर पेट में उसके सींग भोंक दिया था। ठीक है, जब वो हीरा का अंत करने के लिए चला तो कौन सा हो जाएगा, बगल से आकर। उसके बाद कहानी के माध्यम से कौन सी नैतिक शिक्षा दी गई है, तो ये जो कहानी है आपकी 2 बैलों की कथा, इसमें कौन सी नैतिक शिक्षा दी गई है बच्चों, कि स्वतंत्रता अमूल्य है, स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। तो आपका गा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पिछली वीडियो में भी इसी चैप्टर से संबंधित आपको मैंने एमसीक्यू करवाए थे, जैसे कि 2 बैलों की कथा नामक जो पार्ट है, ये हमें इससे क्या प्रेरणा मिलती है, इस समय प्रेरणा मिलती है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। दूसरा, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है, ये कथन है हीरा का, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हीरा और मोती बाकी पशुओं को कहां बांधा जाता था बच्चों, कांजी हाउस में, जहाँ पे लावारिश और मारखाड़ जो पशु होते थे उनको रखा जाता था। कांजी हाउस में हीरा और मोती को किसे बेच दिया गया, दड़ियल को। हीरा और मोती ने गया को पूरे रास्ते परेशान क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया को बेच दिया है, इसलिए पूरे रास्ते पर परेशान किया था। ठीक है, तो ऐसे करके आपके ये क्वेश्चंस थे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि चैप्टर से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है इससे लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पे 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला, ल्हासा की ओर पाठ में ल्हासा यात्रा के दौरान लेखक किन चीजों का सामना करता है? तो लेखक जब यात्रा पे जाता है, वोयाज पे जाता है, तो उसको कौन कौन सी चीजों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात, बहुत खराब मौसम का, उबड़ खाबड़ रास्ते का, पहाड़ों का, इवन बहुत ज्यादा भीषण ठंडी का भी। ठीक है, तो आपका गा वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उपभोक्तावाद की संस्कृति किस प्रकार की होती है? तो उपभोक्तावाद में विलासिता और उपभोग जो है इस पर आधारित होता है। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं, ठीक है, ज्यादा खर्चा करना, दिखावा करना, ये सभी और उपभोग पर आधारित होती है हमारी ये संस्कृति। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं बच्चों। आ गया क्वेश्चन 8 समझ में? चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको चुनना है। तो बेसिकली आपका ये जो पद्यांश लिया गया है ना, ये जो रसखान जी का सवैया है उससे लिया गया है। तो आओ बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसखान जी किसके भक्त थे या फिर किसको ईश्वर मानते थे? ठीक है, किसके भक्त थे? ईश्वर तो खैर सभी को मानते थे, लेकिन किसकी पूजा करते थे, किसके भक्त थे? तो ये भक्त थे बच्चों भगवान श्री कृष्ण जी के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, रसखान के किस सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है? ठीक है, तो रसखान जी के टोटल 4 सवैये, इन 4 सवैयों में से पहला और जो दूसरा सवैया है इसमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि रसखान का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है, यानी कि का वाला पहला और दूसरे सवैये में। ठीक है, तीसरे चौथे सवैये में क्या कहा गया है ये आप किताब खोलो और उसमें जाके देखो, और इससे भी एमसीक्यू बन सकता है पेपर में। ठीक है, तो पढ़ लेना उसको। उसके बाद तीसरा है, कालिंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसे कि ये जो आपका है ना, इसमें कालिंदी शब्द जो उपयोग किया गया है, ठीक है, आपकी इस कविता में उसका शब्द मतलब क्या है? तो कालिंदी जो है ना, ये बेसिकली यमुना के लिए उपयोग किया गया है। जो यमुना नदी है ना, या फिर कह लीजिए हाँ यमुना, उसके लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, चौथा, सवैये छंद के बारे में कौन सा सही है? तो सवैये छंद के बारे में सबसे पहली बात है, यह एक वर्णिक छंद है, बिल्कुल ठीक है। इन सवैयों में 22 से लेकर 25 वर्ण होते हैं, सही है। यह ब्रज भाषा और बहुप्रचलित छंद रहा है, बिल्कुल सही है, यानी कि घा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब है बच्चों, सवैये छंद में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो इसका आंसर तो आपको ये मिल जाएगा। सवैये छंद में बेसिकली 1 2 3 4, कितनी? 4 पंक्तियां होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन का गा वाला 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है आपकी जो कविता थी, क्या नाम है, कबीर जी की साखियां, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाए थे। तो आओ आपको मैं उनको दिखा देता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा, कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीनो। तो भान का मतलब क्या है बच्चों? भान का मतलब है सूर्य। कुबदी का भांडा फूटा, इससे आशय क्या है? तो भांडा फूटने का मतलब होता है भेद खुलना। छानी शब्द का अर्थ क्या है? छानी शब्द का अर्थ होता है बच्चों छप्पर, जो छाया देता है घर में। कबीरदास जी किसके उपासक थे? तो निर्गुण भक्ति प्रचारक हैं। कबीर के अनुसार जो संत सुजान है ये कौन है? तो जो निष्पक्ष भाव से प्रभु का स्मरण करे उसको संत सुजान कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारा जो तीसरा पेपर था उसके हम 2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं, फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि आपकी जो कविता है इससे संबंधित आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कबीर की जो साखियां हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना? नहीं। सामाजिक सुधार करना? थोड़ा सा उद्देश्य हो सकता है लेकिन पूरा नहीं है। प्रेम प्रसार? नहीं, बल्कि कबीर की साखियों का उद्देश्य है आध्यात्मिक जागरूकता को फैलाना, यानी कि गा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आध्यात्मिक जागरूकता के अंदर ही प्रेम प्रसार, सामाजिक सुधार सब आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, वाक का प्रमुख विषय क्या है? तो वाक आपकी जो कविता है इसका प्रमुख विषय क्या है बच्चों? संघर्ष और साहस? नहीं। प्रेम और मित्रता? नहीं।
जीवन की अनिश्चितता नहीं, बल्कि सांसारिक मोह माया से मुक्ति। यानी कि हम जिस सांसारिक मोह माया में फंस चुके हैं उससे मुक्ति पाना ही एक अहम पार्ट है, एक विषय है वाक् कविता का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा अगला पार्ट बच जाएगा, खंड नंबर 12, इसे आपको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, खंड 12 को पार्ट 2 में समझाऊंगा और ये वीडियो आपको सुबह मिलेगी। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको मैं ये वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। बाकी अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं अपनी बुक के, तो आई बटन में आपको मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आप देख लेना। साथ ही साथ आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी बच्चों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियोस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।